नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत संबंधित कार्य करते समय खाली स्थान से बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है। विद्युत संबंधित कार्य करते समय थोड़ा प्रश्न को क्या है अच्छी ढंग से समझते हैं। विद्युत संबंधित कार्य करते समय खाली स्थान से बिजली का झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इसमें हम देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ के समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोलता है। तो सूखी लकड़ी, धातु की छड़, गीली लकड़ी, गीली रस्सी। तो आप ऐसे समझिए कि अगर विद्युत संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें अगर आप सूखी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिजली का झटका लगने का संभावना नहीं होता है। क्योंकि आप जैसे देखे होंगे कि पहले पहले कुछ समय पहले जो होता था, 2 3 4 साल पहले, कि किसी कॉलोनी में या किसी गांव में नंगा वायर मतलब गली में दौड़ता था, ठीक है, सर्विस लाइन होता था। फिर उसमें हम लोग क्या करते थे, घर के लिए टोका लगाते थे, ठीक है, कनेक्शन लेते थे जो घर में लगाते थे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बांस का सूखा लकड़ी में फंसा करके उसको हम लोग उसमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, सूखा लकड़ी का रेजिस्टेंस जो होता है काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने का संभावना न के बराबर होता है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि सूखा लकड़ी है, हाई वोल्टेज जो है जैसे 11 के भी हो गया, 33 के भी हो गया, उसमें हम लोग लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में हमको डिसाइड करना है कि हमारा सही करेक्ट आंसर क्या है। तो विद्युत संबंधित कार्य अगर कर रहे हैं तो सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो शॉक लगने की संभावना नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा ए, सूखी लकड़ी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन को महत्व देता है। इसमें कह रहा है कि आई, पहले समझते हैं कि आई क्या लिखा हुआ, आई का मतलब क्या है। तो आई का मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कह सकते हैं इसको। आई का मतलब है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आई सी होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जो आंसर ए है, ये कट आउट नियम 44 जो है वो हमारा जो जोर देता है वो है पुनर्जीवन बहाली पे, कि मतलब अगर किसी व्यक्ति को शॉक लग गया है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, इसीलिए इसका जो नियम जो बना था 1956 में बना था। और इस नियम को बेसिकली मतलब इसमें जोर दिया गया था कि किसी व्यक्ति को, पीड़ित को अगर पुनर्जीवन बहाल करना है तो कैसे करना होगा, क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये कट आउट नियम 44। इस नियम के अनुसार क्या हुआ था कि बनाया गया था कि अगर कहीं भी पैनल इस्तेमाल किया जाता है, कहीं भी बोर्ड इस्तेमाल करना है, तो उसमें आपको कट आउट इस्तेमाल करना है। क्या करना है? कट आउट। कट आउट आप जानते होंगे कि बड़ा सा एक स्विच टाइप का होता था। उसमें क्या होता है, उसमें सॉरी, बड़ा सा फ्यूज टाइप का होता है। और उसमें क्या होता है, वायर का फ्यूज, वायर रन करता है अंदर में, और उसको आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए किसी कारण बस बोर्ड में या पैनल में कहीं शॉक लग गया है, आग लग गया है, किसी कुछ ऐसा हुआ कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उसको कटआउट को आप, या कटआउट ऑटोमेटिक भी जल जाता था, कटआउट को आप खींच भी सकते थे। ठीक है, तो कटआउट जो अधिनियम आया 1956 में आया, और वो जो है पीड़ित, मतलब कोई लोग है या कुछ दुर्घटना हो गया है, उसको पुनर्जीवन बहाली का, बहाल होने का महत्व देता है। मतलब उसको ये बताता है कि उसको आपको जीवित कैसे करना है अगर उसको शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो। ठीक है, तो दो का आंसर जो है, आंसर है ए। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युत झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है का उपयोग कर रोका जा सकता है। मतलब खाली स्थान का उपयोग कर रोका जा सकता है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या धातु के इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, अगर उसमें नीम झटका मतलब थोड़ा झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, देखिए इसमें कह रहा है धीमी विद्युत झटका अगर लगता है, तो आप उसको विद्युत रोधी जूता इस्तेमाल करके, विद्युत रोधी जूता इस्तेमाल करके, जिसको हम लोग गम बूट भी बोलते हैं, इसको क्या क्या बोला जाता है, गमबूट बोला जाता है। देखे होंगे कि जो स्विच यार्ड में कोई टेक्नीशियन अगर काम कर रहे हैं या कोई इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो बड़ा सा जूता जो है ऊपर तक पहने हुए रहते हैं, उसको गमबूट बोला जाता है। उस विद्युत रोधी जूते को इस्तेमाल करके आप उस इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं अगर धीमी झटका लग रहा है तो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बी। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर। इनमें से कौन सा अग्निशामक
चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है। इनमें से कौन सा अग्निशामक चालक बिजली, ठीक है, मतलब ऐसा मतलब हम जिसको समझ सकते हैं कि अगर बिजली के कारण कहीं अगर मतलब अगर अ, मतलब आग लग गया है तो उसके लिए हमारा जो इसमें से कौन सा अनुकूल है। तो पानी से अगर बिजली से कहीं आग लगा है तो पानी से नहीं बुझाया जा सकता है, झाग से भी बुझाया नहीं जा सकता है, इससे बुझाया जा सकता है। लेकिन हमारा जो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होता है हैलोना, इसको हैलोना बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया होता है लो ना बोला जाता है, हेलोन भी बोला जाता है, हेलोन। ठीक है, हेलोन भी बोला जाता है इसको। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर है ए, हेलोन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर कहीं भी बिजली से झटका लगता है, बिजली से अगर आग लगा है, तो उसको हम किसका उपयोग करके हम उसका बुझाएंगे, तो उसका हेलोन का इस्तेमाल करके, हेलोन एक प्रकार का गैस है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग उसका बुझाएंगे। ठीक है, किसको बुझाएंगे, आग को बुझाएंगे। आगे हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है, जीवन रक्षण प्रणाली के लिए निम्न में से किस प्रकार की विद्युत अनिवार्य है। ठीक है, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्न में से किस प्रकार का विद्युत अनिवार्य है। तो इसका आंसर है यूपीएस, अनइंटरप्शन पावर सप्लाई जिसको बोला जाता है, जिसको हम लोग जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी डेस्कटॉप लगा हुआ है, मतलब कंप्यूटर लगा है, तो नीचे एक छोटा सा मतलब सेल टाइप का लगा रहता है। वो उसका काम है कि जो पावर सप्लाई जो सिस्टम को मिल रहा है, कंप्यूटर को मिल रहा है, उसका इंटरप्शन किए बिना उसको सप्लाई प्रोवाइड करे, सप्लाई दे। तो इसका मेन मतलब होता है कि जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर चला रहे हैं और अगर सप्लाई चला गया, ठीक है, और सप्लाई चला गया तो क्या होगा, कंप्यूटर में जो डाटा, जिस डाटा पे या जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो सेव नहीं होगा। तो सेव नहीं, वो सेव हो जाए, प्रॉपर सेव हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि जिस पे हम काम करें, मान लीजिए 1 घंटा मेहनत की उसको सेव नहीं किए हैं, तो अगर सप्लाई चला जाता है तो क्या होगा, सेव नहीं होगा। तो जिसके कारण आपके जो मेहनत है वो बेकार चला जाए। तो वो क्या होता है, वो सप्लाई से जाता होते हुए उसमें ऐसा फंक्शन रहता है कि पावर को इंटरप्ट किए बिना, मतलब पावर बिना कटे हुए उसमें सिस्टम को, कंप्यूटर को सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो मिलता रहता है। तो क्या होता है, वो जो यूपीएस होता है उसमें एक बैटरी लगा रहता है, जो कि वो बैटरी के थ्रू उसको सप्लाई मिलने लगता है। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें डीसी सप्लाई होता है, जो यूपीएस सप्लाई जो देता है वो डीसी सप्लाई देता है। ठीक है, तो डीसी सप्लाई देता है और साथ में कम वोल्टेज का सप्लाई होता है, डीसी सप्लाई भी होता है, साथ में कम वोल्टेज का सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा सी, यूपीएस। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर, सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार आवृत्ति भिन्नता क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि आई नियम जो 1956 का है, 1956 का है, उसमें हमारा आवृत्ति में अगर फ्लैक्चुएशन होता है, आवृत्ति अगर मान लीजिए, जैसे आप जानते हो कि जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल किया जाता है, उसका उस कितना होता है, 50 हर्ज होता है। 50 हर्ज होता है, अमेरिका में कितना होता है, 60 हर्ज होता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर सकते हैं कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी, जो सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और अमेरिका में कितना है, अमेरिका में है 60, इंडिया में है 50। अब ये इस नियम के अनुसार कुछ इसका भिन्नता, मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, तो ऐसा तो नहीं कि 50 हर्ट्ज 24 आवर या 1 महीना 2 महीना हमेशा सप्लाई रहेगा, कभी हो सकता है फ्लैक्चुएट करे। तो कितना फ्लैक्चुएट कर सकता है, वो स्वीकार कितना किया जा सकता है, इस नियम के अनुसार, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार 3% अगर भिन्नता पाया जाता है, सॉरी भिन्नता होता है, +- 3%, मतलब 3% ज्यादा हो सकता है और 3% कम हो सकता है, तो वो स्वीकार है। तो इसका आंसर है डी, मतलब 3% स्वीकार है। मान लीजिए 50 हर्ज है, इसका 3% कितना हुआ, 3% हो गया इसका, 3% हो गया 1.5। ठीक है, ठीक है, और माइनस में और प्लस में 1.5। ठीक है, मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 48.5 से लेकर के 51.5 तक अगर फ्रीक्वेंसी वेरी करता है तो ये स्वीकार है, किसके अनुसार, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर 48.5 से लेकर के 51.5 तक अगर उसका फ्रीक्वेंसी वेरी करता है तो ये स्वीकार है। अगर इससे ज्यादा होगा तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार वो स्वीकार्य नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। आगे बात करते हैं 7 नंबर, बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है।
ठीक है। बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है, आप समझ सकते हैं, ड्राई वुड है, वेट वुड है, बेट रोप है, मेटल रोप है। मेटल रोप तो नहीं होगा, ठीक है, गलत है ये। बेट मतलब होता है भीगा हुआ रोप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। बेट वुड मतलब जो भीगा हुआ लकड़ी है उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ड्राई वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये। ठीक है, कि अगर आप बिजली का काम कर रहे हैं तो उस समय आपको ड्राई वुड ही इस्तेमाल करना है, लकड़ी जो सूखा हुआ लकड़ी इस्तेमाल करना है। इस टाइप का प्रश्न जो है हम पहले भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं। चलिए आगे हम देखते हैं 8 नंबर। श्रेणी ए की आग बुझाना चाहिए। श्रेणी को ए का जो आग है वो बुझाना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें समझना पड़ेगा कि श्रेणी ए में जो आग आता है वो किसका किसका आता है। तो लकड़ी से का आग जो है, लकड़ी का आग जो है वो है श्रेणी ए में, कागज का आग जो है श्रेणी ए में है। और इसी प्रकार का आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कुछ रबर जल रहा है या कुछ आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, जूट अगर जल रहा है, कपड़ा जल रहा है, लकड़ी जल रहा है, कागज जल रहा है, तो ये सब क्या है ना, श्रेणी ए में आते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है श्रेणी ए, अगर मान लीजिए लकड़ी जल रहा है या कागज जल रहा है या जूट जल रहा है या कपड़ा जल रहा है तो उसको कैसे बुझाना चाहिए, तो इसको पानी फेंक करके बुझाना चाहिए। श्रेणी ए को जो है पानी फेंक करके बुझाना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा श्रेणी ए में कौन कौन सा आता है। श्रेणी में अगर लकड़ी में आग लग गया है, कागज में आग लग गया है, कपड़ा में आग लग गया है या जूट में आग लग गया है, तो उस श्रेणी ए में के अंतर्गत आता है, तो उसको पानी फेंक करके आपको बुझाना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 9 नंबर। आग लगे विद्युत उपकरण का प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार का अग्निशमन उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये हम अभी पहले भी बात कर लिए कि विद्युत उपकरण अगर कहीं भी आता है, विद्युत उपकरण या विद्युत से लगा हुआ आग कहीं भी आता है, विद्युत, तो उसको हम किसका इससे इस्तेमाल करना है, हेलोन का इस्तेमाल करना है। किसका, हेलोन का इस्तेमाल करना है। इसका आंसर है डी। ठीक है, हेलोन का इस्तेमाल करना है। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हेलोन लिखा हुआ है, हेलोन। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना है, हेलोन का इस्तेमाल करना है। आगे हम बात करते हैं 10 नंबर। पुनर्जीवन की सबसे अधिक कारगर विधि कौन सी है। पुनर्जीवन का सबसे मतलब अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है और उसको अगर पुनर्जीवन करना है, मतलब जीवित करना है, तो सबसे अधिक जो कारगर विधि है मुंह से मुंह पुनर्जीवन विधि है। मुंह से मतलब इसमें क्या करना होता है कि अगर कोई व्यक्ति शॉक लग गया है और गिर गया है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको पहले मुंह को ओपन करना है और उसमें अपने मुंह से सांस खींच करके, पहले अपना सांस खींचना है फिर उसको मुंह में ऑक्सीजन देना है। तो इसमें कहा जाता है मुंह से मुंह पुनर्जीवन विधि। ठीक है, इसका जो आंसर है डी है। आगे हम बात करते हैं 11 नंबर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसके बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 19 जूल आंसर होगा इसका सी। ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत ये जो प्रश्न है एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आप ये प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी जूल। पुनर्जीवन की किस विधि से वायु की अधिक मात्रा रोगी को दी जाती है। सिर्फ मुंह से मुंह। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे जो कारगर विधि है वो कौन सा विधि है, तो मुंह से मुंह विधि है। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। कार्य करते समय कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए तो तुरंत तुरंत निम्न में से क्या प्रयास करेंगे। प्रयास करने की बात कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है विद्युत के संपर्क में आ गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। चिकित्सा को फोन करेंगे, नहीं, सबसे पहले नहीं करेंगे। उससे पहले अस्पताल ले जाएंगे, नहीं। व्यक्ति को हाथ पकड़ के उससे विद्युत में तार से दूर खींचेंगे, नहीं, हाथ पकड़ के नहीं खींचना। खींचना तो है लेकिन हाथ पकड़ के नहीं खींचना। लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग करना है। ठीक है, आंसर हमारा डी होगा कि अगर किसी व्यक्ति को लाइव वायर के टच में आ गया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जो काम कर रहा है या टेक्नीशियन या कोई भी व्यक्ति है लाइव वायर के टच में आ गया है, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, सूखी लकड़ी लेना है और उससे उस तार को अलग करना है। ठीक है, तार को अलग करना है। तो इसका सबसे पहला प्रयास होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए कि लकड़ी की छड़ी से उपयोग करके उसको अलग करना है। ठीक है, इसका जो 13 का आंसर है वो है डी।